गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का जो जनरल डिस्कशन था वो हमने देखा है। ठीक है, उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर हम किसी कंपाउंड का मोनो हैलोजिनेशन कराते हैं तो मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी। परसेंटेज यील्ड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था। तो एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन को लेकर के। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड का हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो मोनोक्लोरिनेशन के थ्रू कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। तो एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो एल्केन प्रोड्यूस होगा उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो आप पहले एक नोट में इंफॉर्मेशन लिखो, नोट में लिखो इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग मोनोहैलोजिनेशन, ड्यूरिंग मोनोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ड्यूरिंग मोनोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ड्यूरिंग मोनोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, total number of product produced, total number of product produced depends upon, during monohalogenation of alkane, total number of product produced depends upon, number one, depends upon, number one, total number of different type of hydrogen present, total number of different type of hydrogen present, total number of different type of hydrogen present, and number two, and number two, stereochemistry of the product produced, stereochemistry of the product produced। तो ये दो फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। पहला फैक्टर कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरा फैक्टर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। तो अब जरा देखो बेटा, अगर हम इस एल्केन को कंसीडर करें तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक तो देखो ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन प्राइमरी है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन होगा ये प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ठीक, दूसरा ये वाला कार्बन को अगर आप देखो ये सेकेंडरी है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। इस कार्बन को अगर आप देखो ये टर्सरी है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन होगा। और ये वाला कार्बन को अगर आप देखो या ये वाला कार्बन को देखो तो ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है और ये दोनों कार्बन प्राइमरी हैं। बट ये वाला प्राइमरी कार्बन इस प्राइमरी कार्बन से डिफरेंट है। किस सेंस में, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसका आईयूपीएसी नेम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके आईयूपीएसी नेम से डिफरेंट होगा। अगर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो डिफरेंट IUPAC नेम को एक्वायर करते हैं। इसका मतलब है कि दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का IUPAC नेम अलग अलग है, मींस वो प्रोडक्ट अलग अलग है, तो हम उन हाइड्रोजन को भी डिफरेंट हाइड्रोजन की तरह कंसिडर करेंगे। इसका मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। अब 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो अब देखो कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। एक तो इस कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये इधर वाला जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर के क्लोरीन आ रहा है। दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा टर्सरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और चौथा वो दूसरे साइड का जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू क्लोरीन आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो यहां पे 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, टोटल 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम यहां पे कंसीडर करें इन प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड क्या होगी। पहले तो अभी हम ये पता कर रहे थे क्या 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो अब जैसे अगर आप इसको देखो तो इस कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी कार्बन कायरल सेंटर नहीं है। जैसे इस कार्बन को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है। ये ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल है, इसलिए ये भी कायरल सेंटर नहीं है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अब जरा इसको देखो, इसमें क्या सिचुएशन है बेटा। जिस कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है वहां पे और ग्रुप कौन कौन से है। तो एक तो क्लोरीन हो गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, एक इधर मिथाइल और इधर ये सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर है, इसका मतलब यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 इनैंसियोमर का फॉर्मेशन होगा। अब इसको देखो, इसमें क्या है, जिस कार्बन पे क्लोरीन है वहां 2 मिथाइल प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियसली इसका भी एक ही प्रोडक्ट होगा। अब जरा इसको देखो, ये कार्बन पे क्लोरीन आने से क्या हुआ, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर बन गया। इस कार्बन पे क्लोरीन आने से ये कार्बन कायरल सेंटर हो गया। कायरल सेंटर बन गया तो इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितने होंगे, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस 6 होंगे। अगर इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो मोनोक्लोरिनेशन के थ्रू टोटल 6 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मोनोक्लोरिनेशन के बाद टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको पता है कि जो इनैंसियोमर है, इनैंसियोमर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, इसलिए इनैंसियोमर को आप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे अगर आप डिस्टिलेशन कराओगे, तो ये एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा और ये भी एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो, ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ during monochlorination of 2-methyl butane 2-methyl butane total number of product produced
total number of product produced, total number of product produced is equal to 6. Total number of product produced is equal to 6. आगे लिखो, and number of product produced and number of product obtained and number of product obtained and number of product obtained after fractional distillation and number of product obtained after fractional distillation and number of product obtained after fractional distillation is equal to 4. Is equal to 4. 4 मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप इनैंसियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं कंसीडर किए जाएंगे, तब एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा. इस वजह से टोटल 4 प्रोडक्ट होंगे. अब हमें अगर इन प्रोडक्ट्स की परसेंटेज यील्ड निकालनी है, मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4. अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ 1, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1, तो आप यहां पे देखो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू हुआ है. ये फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू हुआ है, और जिस प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू ये प्रोडक्ट बन रहा है, वैसे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. तो आप लिखोगे परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 into 1 डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टिविटी ऑफ ऑल हाइड्रोजन. तो 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 9 into 1 प्लस 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, 2 into 3.8 प्लस 1 टर्सरी हाइड्रोजन है, तो 1 into 5, 1 into 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आ जाएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाय 9 plus 7.6, 9 plus 7.6, तो 16.6 plus 5, 21.6 into 100. 3 upon 7.6 into 21.6 into 100. तो ये कितना आता है? 13.88%. तो 13.88% आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट यील्ड. फर्स्ट प्रोडक्ट यील्ड 13.88%. परसेंटेज यील्ड ऑफ 2, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ 2 क्या होगा? देखो 2 का फॉर्मेशन सेकेंडरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू हुआ है, और टोटल 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो 2 into 3.8 डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टिविटी ऑफ ऑल हाइड्रोजन 21.6, ये यहां पे निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 7.6 अपॉन 21.6 into 100 कितना आया? 35.18%. 35.18%. अब देखो बेटा, ये जो 2 है, 2 के 2 इनैंसियोमर है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो. इसके 2 इनैंसियोमर है, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म. तो ऑब्वियसली अगर आप 2 को कंसिडर करोगे तो इसका जो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा उसकी परसेंटेज यील्ड इसका हाफ, और लीवो फॉर्म का परसेंटेज यील्ड भी इसका हाफ होगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में बनेंगे.
इसका मतलब 17.59% एंड 17.59% 2 के डेक्स्ट्रो और लीवो की परसेंटेज यील्ड होगी, ये समझ लेना। क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इनैंसियोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होगा, तो आधा अमाउंट डेक्स्ट्रो फॉर्म में और आधा अमाउंट लीवो फॉर्म में होना चाहिए। तो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म की यील्ड कितनी होगी? 17.59% एंड 17.59%। ये क्लियर हो गया बेटा? सेकंड के केस में अगर आप देखोगे तो दो इनैंसियोमर हैं, दोनों की यील्ड इक्वल होनी चाहिए, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखो परसेंटेज यील्ड ऑफ 3, परसेंटेज यील्ड ऑफ 3, तो अगर आप थर्ड प्रोडक्ट की यील्ड देखो तो ये टर्सरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू बन रहा है और टोटल एक टर्सरी हाइड्रोजन है, तो 1 into 5 upon 21.6 into 100, 1 into 5 upon 21.6 into 100। तो यहां से आप थर्ड की परसेंटेज यील्ड निकाल लोगे, और इसी तरीके से परसेंटेज यील्ड ऑफ फोर्थ, परसेंटेज यील्ड ऑफ फोर्थ अगर आप देखो तो फोर्थ का फॉर्मेशन प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू हुआ है, और टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट बन सकता है, तो 6 into 1 upon 21.6 into 100, तो मतलब इसका डबल। अब इसके भी डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होंगे तो हाफ हाफ यील्ड हो जाएगी, यहाँ पे 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म, 50% लीवो फॉर्म। मतलब इसके फोर्थ के डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म की यील्ड 13.88% होनी चाहिए अलग अलग। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि किसी कंपाउंड का मोनो हैलोजिनेशन कराने पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्लियर हो गया। अगर एक कंपाउंड गिवन है, उसका मोनो हैलोजिनेशन करा रहे हैं, तो मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात समझ में आ गई। और ये भी समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड डिटरमाइन करना तो आपको पता ही है। तो अब देखो बेटा, अगर एक हाइड्रोकार्बन को हम कंसीडर करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका डीवी बता रहे हैं 1 है, एक हाइड्रोकार्बन जिसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 है, और आफ्टर मोनोहैलोजिनेशन, आफ्टर मोनोहैलोजिनेशन it produces single product, after monohalogenation it produces single product। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 है, और मोनोहैलोजिनेशन के थ्रू वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो क्योंकि देखो यहां पे डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 है, डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 होने का मतलब है कि या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या एक साइक्लिक रिंग होगी। एक डबल बॉन्ड होगा या एक साइक्लिक रिंग होगी। अब ये जो मोनो हैलोजिनेशन है बेटा, ये डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती,
डबल बॉन्ड के केस में जब हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं तो वहां एडिशन हो जाता है, ठीक है। और अगर मोनो हैलोजिनेशन कराना चाहते हो तो मोनो हैलोजिनेशन में वहां पे हाई टेम्परेचर को यूज करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी वहां पे एडिशन और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दोनों बनते हैं। इसलिए डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी तो आप यहीं पे खत्म कर दोगे, डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। इसका मतलब वो एक साइक्लिक रिंग है जिसके अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन एक जैसे, एक साइक्लिक रिंग है जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मींस वो साइक्लिक रिंग क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक रिंग है। तो इसका मतलब कि वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप देखो साइक्लोप्रोपेन है तो सारे कार्बन सेकेंडरी, साइक्लोब्यूटेन में भी सारे कार्बन सेकेंडरी है, साइक्लोपेंटेन में भी सारे कार्बन सेकेंडरी है। तो इनमें से किसी भी कार्बन पे अगर रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ तो आपको एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर एक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड इक्वलेंट 1 है, मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कंफर्म है कि वो एक साइक्लोएल्केन। अगर एक हाइड्रोकार्बन जिसका वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, डबल बॉन्ड इक्वलेंट ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप पता कर लोगे, और मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहा है तो कंफर्म है कि वो एक अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर एक हाइड्रोकार्बन है उसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट 0 है, हाइड्रोकार्बन का डीबी 0 है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। एक हाइड्रोकार्बन जिसका डीबी 0 है, मोनो हैलोजिनेशन के थ्रू वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे हो, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हो। तो हाँ ठीक है, इथेन हो सकता है, मिथेन हो सकता है, इथेन मिथेन हो सकता है, ये हो सकता है, नियोपेंटेन हो सकता है, नियोपेंटेन हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, नियोपेंटेन हो सकता है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है। ऐसे इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है। अब वो कैसे पता करोगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। ये कंपाउंड है, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट, बताओ कितने होंगे? नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट,
3, 6, 11, 6, 8, बहुत वैरायटी आ रही है भाई आंसर में। 8, 7 भी आ गया, 10 भी आ गया। देखो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे देखो एक प्रोडक्ट तो यहां बन जाएगा, ठीक। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कायरल सेंटर जनरेट होगा 2 प्रोडक्ट। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, 1 प्रोडक्ट। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा, इस पोजीशन पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कायरल सेंटर जनरेट होगा। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो 2 प्रोडक्ट। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कायरल सेंटर जनरेट होगा, 2 प्रोडक्ट। यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, तो 1 प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो टोटल 9 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आपको मान लो ये कंपाउंड गिवन है, अगर हम इस कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री टोटल 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर ऑफ यील्ड क्या होगी। इन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर ऑफ यील्ड क्या होगी अगर हम रेजियो सेलेक्टिविटी को नहीं कंसीडर करते। अगर हम रेजियो सेलेक्टिविटी को नहीं कंसीडर करते, रेजियो सेलेक्टिविटी को नहीं कंसीडर करने का मतलब क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई टर्सरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को ज्यादा बोल रहे हैं दूसरे के कंपेयर में। तो बोल रहे हैं कि अगर हम रेजियो सेलेक्टिविटी को नहीं कंसीडर करते तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान करके चलेंगे कि सारे हाइड्रोजन इक्वली रिएक्टिव है। इफ ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्वली रिएक्टिव, ठीक है, देन रेजियो सेलेक्टिविटी इज नॉट कंसीडर्ड। रेजियोनेम एक वर्ड है, रेजियोनेम का मतलब होता है डायरेक्शन। रेजियोनेम मींस डायरेक्शन। अब रेजियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है? अगर कोई रिएजेंट का अटैक डायरेक्शनली सेलेक्टिव है, अगर किसी रिएजेंट का अटैक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर
डायरेक्शनली सेलेक्टिव है तो हम उस रिएक्शन को रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। फिर थोड़ा और डिटेल में समझो, एक रिएजेंट है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करना चाहता है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए बोल रहा है कि वो इस डायरेक्शन में अगर अटैक करता है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस डायरेक्शन में अटैक करता है तो कम रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब वो रिएक्शन डायरेक्शनली सेलेक्टिव हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्कीन है, एल्कीन पे आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो जो H पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट एक पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करता है जब मार्कोनी-कॉफ एडिशन रूल की बात होती है। तो इसका मतलब वो रिएक्शन जहां पे मार्कोनी-कॉफ एडिशन रूल फॉलो होता है वो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि दो डायरेक्शन में वो अटैक कर सकता था इलेक्ट्रोफाइल, बट वो प्रिफर करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटैक करना, मतलब उस डायरेक्शन में अटैक को लेकर के वो सेलेक्टिव है। तो ऐसे रिएक्शन को हम रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सेट-जेप्स रूल बताया था, सेट-जेप्स रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल हमेशा उस बीटा कार्बन से होता है जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन है। तो अगर दो बीटा कार्बन है, एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास कम हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन के रिमूवल की बात आती है तो हमेशा उस बीटा कार्बन को प्रेफर किया जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, डायरेक्शनली सेलेक्टिव रिएक्शन। मींस रिएजेंट का अटैक अगर डायरेक्शनली सेलेक्टिव है देन रिएक्शन इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ये रेजियो सेलेक्टिव का मतलब समझ में आ गया बेटा? रेजियो सेलेक्टिव का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन में मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो हो रहा है, अगर रिएक्शन में सेट-जेप्स रूल फॉलो हो रहा है, अगर रिएक्शन में एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो हो रहा है, अगर रिएक्शन के अंदर हॉफमैन्स रूल फॉलो हो रहा है, तो ये सारी रिएक्शंस रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जांपल होंगी। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर विदाउट रेजियो सेलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ यील्ड आपको बताना हो या परसेंटेज यील्ड इनका निकालना हो, तो आप परसेंटेज यील्ड को कैसे निकाल सकते हो? तो इसका मतलब आप ये मान करके चलोगे कि सारे हाइड्रोजन इक्वली रिएक्टिव है, और जब सारे हाइड्रोजन इक्वली रिएक्टिव है तो वहां पे जो परसेंटेज यील्ड होगी वो सिर्फ हाइड्रोजन, उस पर्टिकुलर टाइप के हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करेगी, न कि उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप नोट करो, calculate the percentage yield of product produced, calculate the percentage yield of product produced in above reaction, calculate the percentage yield of product produced in above reaction without ratio selectivity. Calculate the percentage yield of product produced in above reaction without ratio selectivity. Without ratio selectivity. तो अब देखो बेटा क्या होगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ 1, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 क्या होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू बना है और वैसे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है। आप बोलोगे प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर, जिस प्राइमरी हाइड्रोजन से वो फॉर्म हुआ है उस जिसके रिप्लेसमेंट से, उसका नंबर, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हर हाइड्रोजन इक्वली रिएक्टिव है तो हम सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर देखेंगे। तो 3 + 2 + 1 6 + 3 9 + 3 12, 3/12 into 100, 3/12 into 100, 25% आ गया। अब अगर आपको इसकी यील्ड निकालनी है सेकंड वाले की, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, जिस हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू वो प्रोडक्ट बन रहा है वैसे 2 हाइड्रोजन है, तो 2/12 into 100,
ठीक है, 2/12 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 16.66%। ऐसे परसेंटेज यील्ड ऑफ 3 निकालोगे तो टर्सरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के थ्रू बन रहा है, और वैसा एक टर्सरी हाइड्रोजन है, तो 1/12 इंटू 100, 8.33%। और इसी तरीके से परसेंटेज यील्ड ऑफ फोर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे 6 हाइड्रोजन है तो 6/12 इंटू 100, 50% आ जाएगा। तो अगर विदाउट रेशियो सेलेक्टिविटी आपको परसेंटेज यील्ड डिटरमाइन करनी है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? परसेंटेज यील्ड विदाउट रेशियो सेलेक्टिविटी, ये क्लियर हो गया? अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के जो अदर एग्जांपल्स हैं उनको नोट करो, लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन। नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन, नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन। रिएक्शन का डिटेल लिखो। when alkene is treated with fuming nitric acid, when alkane is treated with fuming nitric acid, when alkane is treated with fuming nitric acid at 450 degrees centigrade, at 450 degrees centigrade, then nitroalkane is obtained. Then nitroalkane is obtained. आगे लिखो, रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Reaction follow free radical mechanism, and during the reaction cleavage of carbon carbon bond, and during the reaction cleavage of carbon carbon bond also takes place, and during the reaction cleavage of carbon carbon bond also takes place along with the cleavage of carbon hydrogen bond, along with the cleavage of carbon hydrogen bond. During the reaction cleavage of carbon carbon bond also takes place along with the cleavage of carbon hydrogen bond. एक और बात लिखो, however major product produced is that which is obtained by the cleavage of carbon hydrogen bond, which is obtained by the cleavage of carbon hydrogen bond.
which is obtained by the cleavage of carbon hydrogen bond. तो देखो बेटा मैकेनिज्म क्या है, एल्केन को हमने कंसिडर किया, इसको HNO3 प्लस NO2, ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं तो RNO2 बन जाता है, RNO2 प्लस वाटर वेपर। अब जरा देखो मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड जो हमने कंसीडर किया, नाइट्रिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे इसकी होमोलिसिस हो जाती है, हीट करने पे नाइट्रिक एसिड की होमोलिसिस हो जाती है। रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड कर रही है, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड गैसियस फॉर्म में होगा, और मैंने आपको जीओसी में बताया हुआ है कि गैसियस फेज में हमेशा होमोलिसिस होती है। अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में होती है तो वहां हमेशा होमोलिसिस ऑब्जर्व होगी, ये होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है, OH फ्री रेडिकल एंड NO2 फ्री रेडिकल। अब इसमें OH फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, छोटे साइज का फ्री रेडिकल है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होता है, ये OH फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्केन का, उसकी होमोलिसिस हो जाएगी, और इससे जो H फ्री रेडिकल बनेगा वो OH फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके H2O बना लेगा। तो R फ्री रेडिकल प्लस H2O, R फ्री रेडिकल प्लस H2O। और फिर क्या होता है, फिर ये R फ्री रेडिकल और उधर जो NO2 फ्री रेडिकल बना है, इनकी कपलिंग से नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे R फ्री रेडिकल बना है और यहाँ पे NO2 फ्री रेडिकल, तो ये कपलिंग के थ्रू नाइट्रो एल्केन बना लेता है। ये है मैकेनिज्म। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लो कि जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हमेशा चेन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एग्जांपल ऑफ चेन रिएक्शन, जबकि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन चेन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो बात आती है कि कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन का एग्जांपल है और कौन सा चेन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर किसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फाइनल प्रोडक्ट प्रोपगेशन स्टेप में बनता है, अगर किसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फाइनल प्रोडक्ट प्रोपगेशन स्टेप में बनता है, तो वो रिएक्शन हमेशा चेन रिएक्शन का एग्जांपल होगी। और अगर फाइनल प्रोडक्ट टर्मिनेशन स्टेप में बनता है तो रिएक्शन चेन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होगी। आप इसको नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। देखो, इफ ड्यूरिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, if during free radical substitution, if during free radical substitution final product is produced, if during free radical substitution final product is produced in propagation step, final product is produced in propagation step, only then the reaction is example of, only then it is example of chain reaction, only then it is example of chain reaction।
however if final product is produced in termination step, then reaction is not the example of chain reaction. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नाइट्रेशन जो है ये चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोपगेशन स्टेप में बन रहा है। अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम इथेन को कंसीडर करते हैं, इथेन को HNO3 और NO2 के साथ अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करा रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट तो बेटा ये बनेगा CH3CH2NO2 और एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3NO2। मैंने बताया था इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसमें ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है ये तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से बना है और दूसरा वाला प्रोडक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग से बना है। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया कि हमेशा मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन को हम HNO3 और NO2 के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट तो बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन CH बॉन्ड की ब्रेकिंग से, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, अगेन CH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोइथेन CC बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनेगा, चौथा प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोमेथेन, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग से बन रहा है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देखोगे तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, पहले दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से और लास्ट वाले दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग से बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक मेजर होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना होगा इसके फॉर्मेशन से पहले, जबकि इसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल बना होगा। ठीक, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से ज्यादा चांस है कि यही मेजर प्रोडक्ट होगा। वैसे तो बिना ये रेजियो सेलेक्टिविटी के तो आप कुछ बता नहीं सकते, बट अगर आपको गेस करना हो तो आप इस तरीके से गेस कर सकते हो, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे। अगर रेजियो सेलेक्टिविटी डेटा नहीं गिवन है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन की रिलेटिव रिएक्टिविटी का डेटा नहीं गिवन है, तो आपको अगर मेजर प्रोडक्ट बताना है तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे करोगे। एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देखो बेटा। अगर हमारे पास नियोपेंटेन है, अगर नियोपेंटेन है और इसको हम फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ विगरसली हीट कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ विगरस हीटिंग कर रहे हैं,
तो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। नाइट्रिक एसिड इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम किसी एल्केन की हम विगरस हीटिंग कर रहे हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ जिसके अंदर क्वाटरनरी कार्बन है, तो वहां पे नाइट्रेटेड प्रोडक्ट के अलावा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। तो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनेगा कुछ इस तरीके से। ये जो क्वाटरनरी कार्बन है ना, ये इससे अटैच जो एल्काइल ग्रुप है वो सब ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और क्वाटरनरी कार्बन जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्वाटरनरी कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हो यो एक एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो एल्काइल ग्रुप है, जैसे एक एक कार्बन का देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बनाता है। ये 3 फॉर्मिक एसिड बनेंगे, लेकिन फॉर्मिक एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3CO2 एंड H2O। तो ऐसा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा बेटा जब यहां पे क्वाटरनरी कार्बन एल्केन के अंदर प्रेजेंट होगा और विगरस हीटिंग करोगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन सल्फोनेशन ऑफ एल्केन नोट करो। when alkane is treated with when alkane is treated with fuming sulfuric acid also called oleum at high temperature 400 to 500 degree centigrade 400 to 500 degree centigrade 400 to 500 degree centigrade, then sulfonic acid is obtained. आगे लिखो बेटा, लिखो during the reaction only the alkane containing only the alkane containing 6 or more than 6 carbon atom, only the alkane containing 6 or more than 6 carbon atom, or lower alkane containing tertiary hydrogen, or lower alkane containing tertiary hydrogen, or lower alkane containing tertiary hydrogen can participate तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन में या तो वो एल्केन पार्टिसिपेट करेगा जिसके प्रिंसिपल चेन में 6 या उससे ज्यादा कार्बन है, या वो लोअर एल्केन पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास टर्सरी हाइड्रोजन है। बाकी जो एल्केन्स हैं वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे लिखो,
Reaction is example of free radical substitution. Reaction is example of free radical substitution. Reaction is example of free radical substitution. And during the reaction, only the cleavage of carbon hydrogen bond takes place. And during the reaction, only the cleavage of carbon hydrogen bond takes place. सिर्फ यहाँ पे CH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, CC बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगी. तो देखो एल्केन है, एल्केन को हम H2SO4 और SO3 के साथ, ठीक है, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं. H2SO4 और SO3 का मिक्सचर को ओलियम बोला जाता है. तो रिएक्शन के थ्रू RSO3H बन जाता है, RSO3H प्लस H2O. अब देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है. H2SO4 जो यहां पे प्रेजेंट है, हीट करने पे इसकी होमोलिसिस हो जाती. होमोलिसिस से बेटा फॉर्म हो जाता है SO3H फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल, जिसमें OH फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा. इसलिए एल्केन पे ये अटैक करके R फ्री रेडिकल और H2O बना लेगा, R फ्री रेडिकल एंड H2O. और फिर ये R फ्री रेडिकल SO3H फ्री रेडिकल के साथ, R फ्री रेडिकल SO3H फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग करता है, फ्री रेडिकल कपलिंग होगी, और उसके थ्रू ये सल्फोनिक एसिड बन जाता है. तो इस तरीके से सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. बाकी इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ CH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, CC बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता. तो अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं आइसोब्यूटेन को, तो आइसोब्यूटेन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो ये H2SO4 और SO3 के साथ हीट करने पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा. लेकिन अगर आपसे बोला जाए ब्यूटेन है, क्या ब्यूटेन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आप बोलोगे नहीं पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि न तो इसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन है और न ही यहाँ पे प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 या उससे ज्यादा है. तो ब्यूटेन इस रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा. तो ये क्लियर हो गया बेटा, सल्फोनेशन से रिलेटेड फैक्ट समझ में आ गया. ठीक है.
अब आप लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में एक तो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसमें फर्स्ट केस लिखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन और कंबस्शन ऑफ एल्केन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन और कंबस्शन ऑफ एल्केन। अब देखो क्या है, एक एल्केन को हमने कंसिडर किया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, जितना कार्बन यहां पे है ये सारा कार्बन CO2 बना लेगा, सारा कार्बन यहां पे CO2 बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2n+2 हाइड्रोजन है, तो n+1 H2O का फॉर्मेशन होगा, n+1 H2O। ये इग्निशन रूम टेम्परेचर पे कराते हैं, तो जो ये H2O प्रोड्यूस होगा वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो 2n ऑक्सीजन एटम यहां पे और n+1 यहां पे, ठीक है, तो 2n ऑक्सीजन इसके अंदर और n+1 ऑक्सीजन इसके अंदर है, तो आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है, 2n+n+1, यानी कि 3n+1 ऑक्सीजन एटम है। तो आपको 3n+1/2, 3n+1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखो, जैसे जैसे एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, एल्केन का हीट ऑफ कंबस्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्केन को इंक्रीज करते हो, तो हीट ऑफ कंबस्शन भी इंक्रीज करेगा। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो हीट ऑफ कंबस्शन भी बढ़ेगा। और अगर आइसोमेरिक एल्केन है, अमंग आइसोमेरिक एल्केन, among isomeric alkane, as the branching increases, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, among isomeric alkane, as the branching increases, their heat of combustion decreases. आइसोमेरिक एल्केन्स में क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उनका हीट ऑफ कंबस्शन कम होता जाता है। इसका मतलब अगर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का हीट ऑफ कंबस्शन को कंपेयर करना हो, तो हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर ये होगा, हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर ये होना चाहिए। ये समझ में आ गया बेटा?
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब लिखो, सेकंड केस लिखो। ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, जिसको कंबस्शन बोलते हैं। सेकंड केस लिखो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। लिखो, लिखो, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, alkane undergo oxidation. In limited supply of air, alkane undergo oxidation to give carbon black, to give carbon black and carbon monoxide, to give carbon black and carbon monoxide. कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे देखो, मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो CO और H2O का फॉर्मेशन होगा। एक बात समझ लेना, हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है ना, वो ज्यादा कंबस्टिबल होता है इन कंपेयर टू कार्बन। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है कंबस्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर कार्बन जो है बर्न करता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो पहले तो सारा हाइड्रोजन जो है वो बर्न कर जाएगा, और उसके बाद फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन का पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना और 2H2O। बैलेंस करोगे, यहाँ पे टोटल जो है वो 3 ऑक्सीजन है, तो 3/2O2 हो जाएगा। या इसी तरीके से ये भी रिएक्शन होती है, मीथेन, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पे कार्बन सॉलिड और H2O बन जाता है। ये है कार्बन ब्लैक, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। ये यूज होता है बेटा प्रिंटर इंक के फॉर्म में। जो प्रिंटर के अंदर इंक को यूज करते हैं, जेरोक्स मशीन में जो होती है, उसके अंदर जो इंक यूज करते हैं वो कार्बन ब्लैक ही होता है। तो इस बात को लिख लेना, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटर इंक, प्रिंटर इंक। अब आप लिखो तीसरा केस, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, लिखो एल्केन अंडरगो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एल्केन अंडरगो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन alkane undergo catalytic oxidation in presence of different oxidizing agent, in presence of different oxidizing agent to give alcohol, aldehyde and carboxylic acid, to give alcohol, aldehyde and carboxylic acid.
to give alcohol, aldehyde and carboxylic acid। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया गया। जैसे देखो मीथेन है, ठीक है, मीथेन को कंसीडर किया, ऑक्सीजन के साथ, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, आयरन और कॉपर की प्रेजेंस में, आयरन और कॉपर की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ आयरन और कॉपर की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट करते हैं तो मेथेनॉल बन जाता है बेटा, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 230 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट करते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 230 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है एंड H2O, फॉर्मल्डिहाइड एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर हमारे पास एक एल्केन है RCH3, इसको हम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज एसिटेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में CH3COO ट्वाइस Mn, मैग्नीज एसिटेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऐसे ही एक रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक एल्केन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन है, एल्केन जिसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन है, और इसको हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ, एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करते हैं, एल्केन जिसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन है उसको एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो टर्सरी एल्कोहल बन जाता है, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्केन के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड फैक्ट है जिसमें मैंने आपको 3 टाइप की रिएक्शन के बारे में बताया है। एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि कंबस्शन, दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और तीसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये जो आप केसेस देख रहे हो ये सब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के एग्जांपल। इसमें आप देख रहे हो एल्कोहल भी बन रहा है, एल्डिहाइड भी बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है। कीटोन कभी फॉर्म नहीं होता एल्केन के ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कभी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता। एल्केन का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन कभी प्रोड्यूस नहीं होगा।
अब आप लिखो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट रिएक्शन पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ एल्कीन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ एल्कीन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन भी बोलते हैं, पायरोलिसिस और क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन। इसका डिटेल लिखो बेटा। लिखो व्हेन एल्केन आर हीटेड, when alkane are heated, when alkane are heated at 500 to 700 degrees centigrade, when alkane are heated at 500 to 700 degrees centigrade, in absence of air or oxygen, when alkane are heated at 500 to 700 degrees centigrade, in absence of air or oxygen, then they are decomposed, then they are decomposed to give lower hydrocarbon, then they are decomposed to give lower hydrocarbon, then they are decomposed to give lower hydrocarbon, and reaction is termed as, and reaction is termed as pyrolysis or cracking, pyrolysis or cracking। आगे लिखो cracking is used to manufacture, cracking is used to manufacture पेट्रोल और गैसोलीन, पेट्रोल और गैसोलीन फ्रॉम केरोसिन और नैप्था, फ्रॉम केरोसिन और नैप्था। हायर हाइड्रोकार्बन को हम कंसिडर करते हैं, जिसमें आप ये केरोसिन और नैप्था को कंसिडर कर सकते हो, उसकी क्रैकिंग कराते हैं, तो क्रैकिंग से पेट्रोल और गैसोलीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे देखो बेटा, जैसे अगर मीथेन है और मीथेन को अगर विगरसली हीट कर रहे हैं 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका एटोमाइज हो जाता है एक तरीके से, कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इथेन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इथेन जो है वो इथीन बना लेता है और हाइड्रोजन गैस। अगर प्रोपेन है, अगर प्रोपेन है, प्रोपेन को हम हीट कर रहे हैं, तो यहां पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये प्रोपीन बना सकता है और हाइड्रोजन गैस, दूसरी पॉसिबिलिटी है ये इथीन और मीथेन बना सकता है। इथीन और मीथेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अगर आप और हायर हाइड्रोकार्बन को कंसिडर करोगे तो रिएक्शन में वैरायटी और बढ़ेगी, प्रोडक्ट में और ज्यादा वैरायटी आएगी। तो इस रिएक्शन को हम पायरोलिसिस और क्रैकिंग बोलते हैं। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन हमेशा लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है।
यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं, क्रैकिंग को पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब पुअर क्वालिटी के पेट्रोल को बेटर क्वालिटी के पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए भी क्रैकिंग को यूज करते हैं। तो आप इस नोट में इस बात को लिख लेना। लिखो, क्रैकिंग is also used to increase the octane number of gasoline, to increase the octane number of gasoline, to increase the octane number of gasoline। तो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए भी क्रैकिंग रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के वो ओलिफीन बनाता है, मतलब एल्कीन बनाता है और लोअर एल्केन बनाता है। और आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है, एरीन्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ओलिफीन्स, फिर साइक्लोएल्केन्स, फिर ब्रांच्ड एल्केन्स, और सबसे कम अनब्रांच्ड एल्केन का होता है। तो क्योंकि ओलिफीन बनता है इसलिए ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए भी क्रैकिंग को यूज करते हैं। अब आप लास्ट रिएक्शन लिखो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में। लास्ट रिएक्शन लिखो, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन। रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन, इसमें लिखो बेटा, लिखो, रिफॉर्मिंग इज यूज टू प्रोड्यूस हाई ऑक्टेन गैसोलीन। रिफॉर्मिंग इज यूज टू प्रोड्यूस, रिफॉर्मिंग इज यूज टू प्रोड्यूस हाई ऑक्टेन गैसोलीन, हाई ऑक्टेन गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा है, ऐसा गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए रिफॉर्मिंग को यूज करते हैं। मतलब बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, अगर बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल अगर आपको बनाना है तो रिफॉर्मिंग के थ्रू उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो आप नोट करो, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन इन्वॉल्व्ड, reforming of alkane involved following two type of chemical reaction. Reforming of alkane involved following two type of chemical reaction. Number one, isomerization of alkane. Isomerization of alkane. Isomerization of alkane. लिखो बेटा, लिखो, when unbranched alkane or less branched alkane, when unbranched alkane or less branched alkane is heated with anhydrous AlCl3, and concentrated HCl, when less branched alkane or unbranched alkane is heated with anhydrous AlCl3 and concentrated HCl at temperature 300 degrees centigrade, at temperature 300 degrees centigrade,
more branched alkene are produced, more branched alkene are obtained, more branched alkene are obtained. तो जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है और इसको AlCl3 और HCl के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है, इसको AlCl3 और HCl के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो आइसोपेंटेन बन सकता है और नियोपेंटेन बन सकता है. और अगर हम आइसोपेंटेन को कंसीडर करें और इसको हम अगर AlCl3 और HCl के साथ हीट करते हैं तो नियोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा. मतलब ये समझ लेना कि हमेशा ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी. इसका मतलब ये भी समझ लेना कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन कम होगा. आइसोमराइजेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट के कंपेयर में कम होगा. तो ये तो हो गया रिफॉर्मिंग का एक टाइप, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन. अब रिफॉर्मिंग में सेकेंड टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की, लिख लो, ये लास्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, लिखो नंबर 2 इसमें एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्कीन. एरोमेटाइजेशन और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ एल्कीन. कई सारे नाम से इसको जानते हैं. एरोमेटाइजेशन और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ एल्कीन इसका डिटेल लिखो बेटा. लिखो when alkene containing 6 or more than 6 carbon atom, when alkene containing 6 or more than 6 carbon atom in principal chain, when alkene containing 6 or more than 6 carbon atom in principal chain when alkane containing 6 or more than 6 carbon atom in principal chain is heated at 500 to 600 degrees centigrade, at 500 to 600 degrees centigrade and 10 to 20 atmosphere, 500 to 600 degrees centigrade and 10 to 20 atmosphere with chromium oxide, or molybdenum oxide or vanadium oxide supported with alumina. इन सबके साथ एल्यूमिना प्रेजेंट होता है. सपोर्टेड विथ एल्यूमिना, then
aromatic hydrocarbons, then aromatic hydrocarbons are produced, then aromatic hydrocarbons are produced, जिनकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्टेन रेटिंग होती है एरीन्स की। तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन को हमने कंसीडर किया और नॉर्मल हेक्सेन को ट्रीट कर रहे हैं Cr2O3 along with alumina और Cr2O3 along with alumina और V2O5 along with alumina और MO2O3 along with alumina at 500 to 600 degrees centigrade and 10 to 20 atmosphere. तो बेंजीन बन जाता है। अब इसमें होगा क्या, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ साइक्लाइज हो जाएगा। पहले ये दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड क्लोज चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा बाय रिमूविंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव होकर के ये बेंजीन बन जाता है। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे हेक्सेन की जगह पे हेप्टेन को यूज करते हैं, हेक्सेन की जगह पे अगर हेप्टेन को यूज किया जाता है, तब क्या होगा, ये जो 6 कार्बन है इनसे तो बेंजीन रिंग बन जाएगी और जो मिथाइल ग्रुप है वो साइड चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि टॉलीन बन जाएगा। टॉलीन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑक्टेन है, अगर हमारे पास ऑक्टेन है और ऑक्टेन को ट्रीट कर रहे हैं, एक तो इनसे बेंजीन रिंग बनेगी और ये इथाइल साइड चेन प्रेजेंट होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कंबाइन करके बेंजीन रिंग बना ले और 2 मिथाइल साइड चेन प्रेजेंट हो। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे एक प्रोडक्ट ये बन जाता है, यहां पे इथाइल बेंजीन। इनफैक्ट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसका डिहाइड्रोजनेशन भी पॉसिबल है, वो डिहाइड्रोजनेट होकर के ये विनाइल बेंजीन यानी कि स्टाइरीन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको स्टाइरीन बोलते हैं, ये स्टाइरीन है। और एक प्रोडक्ट और यहां पे बन सकता है, ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। ऑर्थोजाइलीन भी फॉर्म हो सकता है। एक बात आप यहां पे और समझो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हेप्टेन पे 2 मिथाइल साइड चेन हमने लगा दिया, सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे, सेकंड और फोर्थ कार्बन पे हेप्टेन के मिथाइल साइड चेन प्रेजेंट है, और इसको हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 टू 20 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट करते हैं। तो उस सिचुएशन में बेटा ये प्रोडक्ट बन जाता है 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसको मेसिटिलीन भी बोलते हैं, मेसिटिलीन। तो
एरोमेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज ये एक गेटवे है जिसके थ्रू आप एलिफैटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो। एलिफैटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जाने के लिए ये एक गेटवे है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये समझ में आ गया बेटा पूरा डिटेल एरोमेटाइजेशन का? सर वो लास्ट वाला नेम क्या बताया था आपने? मेसिटिलीन, MESITYLENE। नहीं सर, जो डिहाइड्रोजनेशन से बना था। ये स्टायरीन है, स्टायरीन या विनाइल बेंजीन, और ये है जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। एक क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, बस इसी पे क्लास को फिनिश कर रहा हूं। लिखो लिखो, इफ 5 ग्राम इथाइल आयोडाइड, if 5 gram ethyl iodide, if 5 gram ethyl iodide reacts with sodium in presence of ether, reacts with sodium in presence of ether, reacts with sodium in presence of ether, and the yield is 60%, and the yield is 60%, then how much amount of normal butane, how much amount of normal butane is produced? How much amount of normal butane is produced? फटाफट सॉल्व करके बताओ। आयोडीन का एटॉमिक मास 127, वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए। इसका 5 ग्राम लिया है और 60% यील्ड है। पहले तो आप इसके मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का 127 एटॉमिक वेट, 2 कार्बन का 24 और 5 हाइड्रोजन 29, तो 29 प्लस 127, 29 प्लस 127, 156। ठीक है, तो 5/156 मोल हमने इसका कंसीडर किया।
5/156 मोल। अब देखो बेटा 5/156 मोल हमने इसका लिया है। अगर इसकी यील्ड 100% होती रिएक्शन की, अगर रिएक्शन की यील्ड 100% होती तो आप देखो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता अगर 100% यील्ड होती। बट यील्ड तो यहाँ पे 60% है, तो पहले 100% यील्ड के करस्पॉन्डिंग देखो, तो 2 से 1 बन रहा है, तो इतने मोल से इसका बनेगा 5/156 इंटू 2 312, 5/312 मोल 100% यील्ड के साथ बनेगा। लेकिन यील्ड गिवन है कितना 60%, तो 60% का मतलब कि जो प्रोड्यूस होगा वो इसका 60% होगा, यानी कि 0.6 इंटू दिस। एक तरीके से ये बन गया बेटा 3/312 मोल। तो अमाउंट ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 3/312 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्यूटेन 58। ठीक है, तो 174/312 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.55 ग्राम आ जाता है। तो 0.55 ग्राम प्रोड्यूस होगा। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? पहले आप इसका मोल निकाल लो, ठीक है, इसका मोल, और फिर देखो अगर 100% यील्ड होगी तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसका मतलब 1 मोल से इसका 1/2, तो 5/156 मोल से इसका बनेगा 5/312। जब 100% यील्ड होगी तो इसका 5/312 मोल बनेगा, लेकिन यील्ड तो 60% है, इसका मतलब बना कितना 0.6 इंटू 5/312, तो 3/312 मोल बना। अब 3/312 मोल का मास निकाल लिया, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके 0.55 ग्राम आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो एल्केन कंप्लीट हो गया बेटा। अब फ्राइडे को आपका एल्केन का टेस्ट होना है, और कल की क्लास में और फ्राइडे की जो क्लास होगी उसमें मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करूंगा। और क्योंकि आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए था, इसलिए मैं अगले वीक में 3 क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लगाऊंगा, 2 क्लास एल्कीन पे लगेगा। ओके बेटा, थैंक यू सर।